गुड मॉर्निंग। सो आज का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें ही हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज़ वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का। तो हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हुए थे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हुए थे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हुए थे। तो आज का टॉपिक वही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही आगे बढ़ाते हुए दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आगे बढ़ाते हुए, जिसको रो से डिनोट किया जाता है, सो बेसिकली रो मतलब, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जैसे ही डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय मास पर यूनिट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं? रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, यूनिट के ऊपर बातें कर लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाता है इसका यूनिट जो होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ रो। और छोटी सी बातें कर लेते हैं, डायमेंशन क्या हो जाता है रो का डायमेंशन हो जाता है, कूलम का डायमेंशन होता है 80 पर यूनिट मीटर क्यूब का L क्यूब। तो 80 L टू द पावर -3 इट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अभी हमने छोटी छोटी बातें करें। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल चार्ज एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसमें स्मॉल चार्ज एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो फॉर स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq, how dq will define? dq will define with, तो आपको पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो सिंपल, अगर मैं एक स्फेयर लेता हूँ, नॉन कंडक्टिंग सेल रहता हूँ जिसमें चार्ज अंदर तक रिसीड करती है, तो अगर टोटल चार्ज अगर q है और इसकी वॉल्यूम है v, तो अगर छोटा सा वेरिएशन भी काटा जाए, तो इस स्मॉल एलिमेंट में जो dq पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो भी सेम होगा एज पर रो। तो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अगर आपको पूरा का पूरा चार्ज चाहिए तो यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो फिर यहां से वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अगर इस चार्ज को, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग लिखते हैं तो अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। अब इस केस में जितनी भी सारी बॉडीज होती हैं वो कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? ठीक है, तो एक होता है नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज हो गया सेल हो गया, या फिर इसको सॉलिड स्फीयर भी बोलते हैं आप, ठीक है, या फिर क्यूब हो गया। तो हम छोटी छोटी बॉडीज के लिए हम लोग रो देखते हैं। ओके, चलो, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस r है और ये टोटल चार्ज q से चार्ज्ड है। ये पूरा का पूरा सेल, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सेल। ओके,
तो इस केस में रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है Q अपॉन V क्या हो जाता है 4/3 पाई r3, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा रो, आप इसको सिमिलरली 3Q अपॉन 4 पाई r3 भी लिख सकते हैं रो की वैल्यू, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वन इज, अगर सपोज हम एक बॉडी मान ले कि एक क्यूबिकल बॉडी है, अगर एक क्यूबिकल बॉडी है जिसको हमने चार्ज कर रखा है, a cubical body of side A, so अगर टोटल चार्ज है Q, तो व्हाट इज रो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है A क्यूब। अगर एक क्यूबाइडल बॉडी है, ओके, इसको नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इसको हमने टोटल चार्ज Q से चार्ज कर रखा है, तो इसकी रो हो जाएगी ये L, ये B और ये H, तो रो हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू Q अपॉन LBH, अंडरस्टूड। सिमिलरली इसी तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ओके। सपोज एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और मटेरियल है ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो इस केस में अगर मैंने इस पोर्शन के वॉल्यूम को चार्ज कर रखा है Q से, टोटल चार्ज Q से, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4π/3, नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा R2 का क्यूब माइनस 4π/3 R1 का क्यूब, तो दैट इज 4π/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कि अगर हम सॉल्व कर ले कि रो की वैल्यू क्या होगी, अगर हम सॉल्व कर ले रो की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो ओवर हियर, इन दिस केस वॉल्यूम तो हमने निकाल ही रखा है, तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यूज पुट करते हैं, तो फिर 4π/3 R2 की क्यूब माइनस R1 की क्यूब, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ रो ओवर हियर, ओके। सो एग्जैक्टली द पिक्चर इज ओवरऑल क्लियर कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एंड आफ्टर दैट कि सारे बॉडीज में, छोटे छोटे बॉडीज में जो ज्योमेट्रिकल बॉडीज या नॉन ज्योमेट्रिकल बॉडीज है हमारे पास, उसका हम लोग उसका वेरिएशन कैसे निकालते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल रो के लिए मैं आपको सिखाता हूं। फॉर वेरिएबल रो क्या हो जाएगा, फॉर वेरिएबल रो सपोज a spherical body is there, non-conducting cell whose rho vary with an equation of rho naught into r, whose rho varies with rho naught into r रेडियस के टर्म में, ओके। सो रेडियस के टर्म में वेरी कर रहा है, वेयर rho naught is a constant। तो इस केस में हमें टोटल चार्ज निकालना है, फाइंड आउट द टोटल write down the question, find out the total charge whose volume charge density varies as rho is equal to rho naught r, find the total charge on the body of radius r, find the total charge on the body of radius r। so सबसे पहले कहानी क्या करना है, एक छोटा सा काम करेंगे, R पे जाके, यहां से स्मॉल r पे जाके एक छोटा सा रिंग काट लेंगे, एक स्फीयर काटेंगे,
ओके, सो यहां से स्मॉल आर पे जाके एक dr थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर काटेंगे और उस केस में हम चार्ज लिख देंगे और उसकी वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। इस केस में हमारे पास dv कितना हो जाएगा, इसकी स्मॉल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू थिकनेस, इसकी एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया इंटू इसकी थिकनेस, इनकी थिकनेस है डी आर. The thickness of this body is dr. So what is the value of dv? dv is equal to 4 pi r square into dr. अब बातें करते हैं कि बेसिक थिंग कि dq कैसे निकालनी, dq is equal to rho into dv and rho varies with the equation of rho naught into r. So put the value rho naught into r, where rho naught is the constant, into dv, that is 4 pi r square into dr. This is the dq. अब टोटल चार्ज चाहिए तो we have to do the integration. So q is equal to, from the limit is from 0 to r. The limit is from r is equal to 0 to r is equal to capital R. R is equal to 0 to r is equal to capital R. So यहाँ पे देख लेते हैं, रो नॉट इंटू 4 पाई इज द कॉन्स्टेंट, अदरवाइज दिस r इंटू आर स्क्वायर बिकम्स r क्यूब इंटू डी आर. ओके, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R लिमिट. सो ये दोनों कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएंगे. सो रो नॉट इंटू 4 पाई का इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा, r क्यूब इंटू डी आर. ठीक है, 0 से r तक. अब इसको इंटीग्रेशन करा लेंगे, r क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, r टू द पावर 4/4 फ्रॉम 0 से कैपिटल R. नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाएंगे. So q is equal to rho naught into 4 pi integration of r cube dr becomes r to the power 4/4. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो r to the power 4/4 minus lower limit 0 to the power 4 becomes 0. So this will become r naught 4 pi r to the power 4/4 or r naught pi r to the power 4. This much is the total charge as per question. This much is the total charge. ये जो है वो टोटल चार्ज हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फॉर अ वेरिएबल रो. नेक्स्ट आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे. लाइन चार्ज ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज. So consider a charge wire
ओके so this is the distance A or R, this is the distance and this is charged with, this is a rod and a wire which is charged with positive lambda coulomb per meter and the total charge is given as Q. ठीक है, इस एक्सिस से, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ एंट्रेंस, यहां से एक L लेंथ जाते हैं और एक छोटा सा पार्ट काटते हैं, दैट इज कॉल्ड DL, और इस DL में जो चार्ज होंगे उसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं. ओके सो इस DQ, इस DL में कितना चार्ज होगा DQ, और इस DQ इज वेरी स्मॉल चार्ज, DQ इज वेरी स्मॉल चार्ज. सो इस DQ के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कितने अमाउंट में जनरेट होगी D. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सपोज अगर Q चार्ज है और उसके वजह से R डिस्टेंस पे हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल, अगर ये DQ चार्ज है तो इसके वजह से DE इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू K इंटू DQ अपॉन दिस डिस्टेंस लेट अस कंसिडर R, सो R स्क्वायर. अंडरस्टूड? ठीक है. अब ये सपोज कि ये एंगल थीटा बनाती है, ये एंगल थीटा बनाती है. अगर ये थीटा होगा तो ड्यू टू अल्टरनेट ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा. क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा, और अपर लेंथ जहां पे इंड हो रहा है वो वाला एंगल लेट अस कंसीडर अल्फा बनाती है, लोअर एंगल जहां पे इंड हो रहा है वो एंगल बीटा बनाती है. ठीक है. तो अब इस D के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो जो वायर के, एक तो वो जो वायर के परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर, दैट इज DE cos थीटा. अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा DE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा DE sin थीटा. इसका मतलब पैरेलल ऑफ द वायर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है DE sin थीटा. इसका मतलब दो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं. कौन कौन सा? पहला जो वायर के परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर ऑफ वायर इज वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, और दूसरा जो वायर के पैरेलल है उसमें वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा. अंडरस्टूड बच्चे? कोई दिक्कत? ठीक है. अब इसी तरह इसको आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं. अब यहां पे देखने वाली बात है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DQ. DQ इज हैविंग द वैल्यू ऑफ, ये लैम्डा से चार्ज है, एंड DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL. तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद पैरेलल की ओर ध्यान देंगे. ओके. So E perpendicular is equal to integration of DE cos theta, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा. अब DE की वैल्यू यहां से उठा के पुट करते, कितना K इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा. ठीक है. ठीक है साहब, क्या मेरी बातें क्लियर है? ओके. अब यहां से वैल्यू उठा के पुट करते हैं, तो इससे मेरे को पता चलता है कि DQ की वैल्यू वेरी कर रही है एज पर लैम्डा इंटू, DQ की वैल्यू वेरीज एज एन लैम्डा इंटू DL. सो K इंटू लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा. अब देखो यहां पे क्या है ना कि DL की वैल्यू वेरिएबल है, स्मॉल r की वैल्यू वेरिएबल है. ठीक है. तो K और लैम्डा कांस्टेंट है,
अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो किसी तरह डीएल की वैल्यू भी चाहिए मेरे को और आर की भी वैल्यू चाहिए। तो फिर ध्यान से देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो कॉस थीटा कितना लिख सकता है फ्रॉम दिस ट्रायंगल? cos theta will becomes base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, understood? So r की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, r is equal to r upon cos theta is equal to r sec theta। पहली बात है कि थीटा में मिली। नेक्स्ट dl चाहिए। अब देखो अगेन ये लेंथ l है, ये r है और ये स्मॉल r है, ये l, ये r, ये स्मॉल r। तो इसका मतलब अगेन l और r में कौन रिलेशन देगा और थीटा में? तो टेन थीटा जब ले जाओगे दैट इज इक्वल टू l अपॉन r। तो अगेन यहां पे लिख रहा हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। tan theta is equal to L upon R, perpendicular upon base. Okay, so L is equal to R tan theta, और L चाहिए या DL चाहिए? तो we have to do the differentiation. So do the differentiation, DL is equal to R constant, tan theta का differentiation sec square theta into d theta। दैट इज डीएल, डिफरेंशिएट किया इसको, एल का डिफरेंशिएशन डीएल, आर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या मेरी बातें क्लियर है? ओके ठीक है, चलो अब आगे की काम करते हैं। अब इसमें वैल्यूज उठा के पुट करते हैं एज इट इज। तो इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दैट इज डी का डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसका वैल्यू यहां तक पहुंच गया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इंटीग्रेशन यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू लैम्डा इंटू डीएल। डीएल का वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आर सेक का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये सेक और स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर एक दूसरे को कट लिए और यहां बचा ऊपर का कॉस कंपोनेंट एज इट इज। तो के लैम्डा अपॉन आर ने आर को मार दिया, आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसका मतलब कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आएगा इंटू डी थीटा। इसका मतलब अगर जो पैरेलल को आप निकालेंगे तो उसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा? सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे एज इट इज। यहाँ पे कॉस बचे है तो यहाँ पे भी साइन थीटा डी थीटा बचेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो फिर मेरे को ये करना पड़ेगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा लिमिट देख लेते हैं, लिमिट कहां से कहां तक? अब मेरे को कुल मिला के ये निष्कर्ष मिल गया है कि दो कंपोनेंट आएंगे, फर्स्ट वन इज पैरेलल एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर, या फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड सेकेंड वन इज पैरेलल टू द वायर। नेक्स्ट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करा लूं तो बाकी का काम अपना आसान हो जाएगा। अब लिमिट रखने की बारी है, तो लिमिट रखते हैं, ठीक है। लिमिट कैसे रखेंगे? अपर लिमिट है अल्फा तो लोअर लिमिट है माइनस ऑफ बीटा। क्यों? क्योंकि बीटा लिखा हुआ है ये एक्सिस है, तो इंड वाला जो वायर का इंड है, सेकेंड इंड, वो बीटा एंगल पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यूज आए हैं वो एंगल्स में आए हुए हैं, तो इसीलिए हमारा लिमिट्स जो है वो एंगल्स में ही पुट होगा। तो कहां से कहां तक? माइनस ऑफ बीटा से अल्फा तक, माइनस ऑफ बीटा टू अल्फा। ओके, सो राइट नाउ वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। सो पहला कंपोनेंट निकालते हैं, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम माइनस ऑफ बीटा से अल्फा तक। इस साइड इरेज कर रहा हूं,
दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रेशन दैट इज साइन माइनस ऑफ बीटा से अल्फा तक, दैट मीन्स के लैम्डा अपॉन आर इंटू अपर लिमिट दैट इज साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस ऑफ बीटा से अल्फा तक. ठीक है, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा. दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट, दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट. अब यानी कि कुल मिला के क्या बातें हो गई कि डी का इंटीग्रेशन जो आपने कर रखा था और डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रखा था, ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सब केसेस को देखेंगे. अभी इतना ही. थैंक यू.